हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्या कोचिंग पर। तो चलो आज हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत ध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव। ठीक है, ये इसके पहले के हम लोग टॉपिक पढ़ चुके हैं। वैद्युत ध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव, वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, ये दोनों टॉपिक हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम लोग लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वैद्युत ध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक आखिर क्या होता है हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप जो भी कुछ कर रहे थे सब कुछ बंद करके थोड़ी देर के लिए पढ़ने के लिए बैठ जाइए, पेन कापी लेकर के ज़रूर बैठिए। ठीक है, आपको नोट्स साथ में तैयार करते रहना है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मैं अक्षय आर्या और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल आर्या कोचिंग। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं वैद्युत ध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक क्या होता है। आखिर इसके लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि पिछले वाले दोनों डेरिवेशन आपको आना चाहिए। मतलब है वैद्युत ध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक और वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आखिर क्या होता है, ये दोनों आपको पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर मान लिया ये वैद्युत ध्रुव है, -q आवेश है, +q आवेश है। ठीक है, और इसका वैद्युत ध्रुव आघूर्ण जो है वो P है। ठीक है, तो अगर ये वैद्युत ध्रुव है तो इसके कारण, इस वैद्युत ध्रुव के कारण इसके अक्ष पर r दूरी पर, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर वैद्युत विभव कितना होता है, इसके लिए हमारे पास एक व्यंजक था V = क्या होता है, Kp/r²। ओके, ये फार्मूला हुआ करता था वैद्युत ध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ओके, अगर हम बात करें वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति का फार्मूला क्या था, तो निरक्षीय स्थिति का मतलब क्या होता था पहले ये देख लीजिए। ये है हमारा -q +q। ठीक है, इसका मध्य बिंदु O है, इसकी अक्ष ये होती है और ये निरक्ष होती है। तो यहाँ पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव क्या होता है, तो हम लोगों ने पिछले वाले वीडियोस में देखा है कि निरक्षीय स्थिति में हमेशा वैद्युत विभव जो होता है वो होता है 0। कितना होता है, 0। मतलब निरक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव का वैल्यू होता है 0। अच्छी स्थिति में फार्मूला होता है V = Kp/r²। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आप लोग जानते ही होंगे। तो चलते हैं आगे की बात। ठीक है, चलो देखते हैं। आज का डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हाँ बच्चा, एक बात आपको बताते हैं कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करिएगा, ज़रूर लाइक करिएगा और एक शेयर कम से कम अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करिएगा। ठीक है, उन्हें भी बताइए इस कोचिंग के बारे में, वो भी यहाँ पर आएँ और अच्छे से फिजिक्स पढ़ सकें और मैथ भी पढ़ सकें। आप यहाँ पर मैथ भी पढ़ते हैं और फिजिक्स पढ़ते हैं बहुत ही सरल तरीके से। आप लोग बस पढ़ के देखिए। अगर आपकी पहली क्लास है तो एक क्लास आज पढ़ के देखिए और कोई भी क्लास पढ़ के देखना, तो आप डेफिनेटली आप इसको सब्सक्राइब कर ही लेंगे, क्योंकि यहां पर आप सबसे सरल तरीके से पढ़ते हैं फिजिक्स और मैथ। ठीक है, तो जरूर एक बार पढ़ के जरूर देखिए। 10 मिनट का टाइम दीजिए, आज पूरा डेरिवेशन ये देख लीजिए। मैंने क्या बताया है, हमें देखना है वैद्युत ध्रुव के किसी भी बिंदु पर। हमने अच्छी और निरक्षीय की बात नहीं की, किसी भी बिंदु की बात की है। ठीक है, मान लिया ये वैद्युत ध्रुव है, -q और +q आवेश है, इसके किसी भी बिंदु पर की बात करते हैं। इसका मध्य बिंदु O है और इसकी अक्ष में कोई बिंदु लेंगे, इसके लिए फॉर्मूला है V = Kp/r²। इसके निरक्ष में कोई बिंदु लेंगे, इसके लिए फार्मूला है 0। फार्मूला क्या है यार, वहां पर वैद्युत विभव 0 होता है। ठीक है, तो ये दोनों बातें हमें तो पता ही हैं, लेकिन हमने बताया है किसी भी बिंदु की बात की है। मान लिया वैद्युत ध्रुव की स्थिति में किसी भी बिंदु पर की बात करें, ना तो अक्ष हो ना ही निरक्ष हो, कोई अन्य बिंदु हो, मान लिया इस तरह से है या फिर इधर है, कुछ भी हो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वैद्युत विभव का फार्मूला क्या होगा ये हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया है कोई बिंदु P है, जो बिंदु P है वो इस तरह से है, ना तो वो अक्ष में है और ना ही निरक्ष में है। अब इस बिंदु P पर वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होगा, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लिया ये जो मैंने वैद्युत ध्रुव लिया है जिसका नाम दिया है AB, इसका द्विध्रुव आघूर्ण जो है क्या है, P है। ओके, क्या है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण P है। अब इस वैद्युत ध्रुव आघूर्ण P को दो भागों में हम लोग बांट लेते हैं।
कितने भागों में बांट लेते हैं? 2 भागों में बांट लेते हैं। मान लीजिए ये है P का डायरेक्शन, ये द्विध्रुव का डायरेक्शन क्या होगा? द्विध्रुव आघूर्ण का डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर होता है, तो ये है P का डायरेक्शन। अब P को 2 भागों में बांटेंगे तो एक भाग इस तरह से होगा, दूसरा भाग इस तरह से होगा। ओके, अब ये वाला एंगल मान लिया है थीटा। क्यों? क्योंकि हमने माना कि जो बिंदु P है वो, ध्यान से देखिए, कितनी दूरी पर है इसके मध्य बिंदु O से? R दूरी पर है। कितने अंश के कोण पर है? हमने मान लिया थीटा अंश के कोण पर है। भाई यहां पर अक्ष में था तब यहां होता था, निरक्ष में था तब यहां होता था। अगर अक्ष निरक्ष के अलावा किसी भी कोण पर हो, कोण का मान 30 अंश हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, 90 हो सकता है, फिर 120 हो सकता है, इधर भी पॉइंट आ सकता है, ठीक है, इधर पॉइंट आ सकता है, तो एंगल चेंज होता रहेगा, उसकी आप टेंशन ना लें, ठीक है। तो यहां पर मैंने बताया, मान लिया थीटा उसके कोण पर कोई बिंदु P था और यहां पर वैद्युत विभव हमें ज्ञात करना है, तो हम इस वैद्युत ध्रुव आघूर्ण को, जिसका डायरेक्शन ये है, यहां पर देखें थोड़ा, तो इसको 2 भागों में विभाजित कर रहे हैं, एक इस तरह से और दूसरा इस तरह से। जब भी हम किसी भी क्वांटिटी को या फिर किसी भी वेक्टर को, सॉरी वेक्टर फॉर्म होती है, ठीक है, जब भी हम किसी भी वेक्टर को 2 भागों में विभाजित करते हैं तो एक के साथ में cos थीटा आता है और एक के साथ में sin थीटा आता है, ठीक है। अब यहां पर आप देखिएगा, ये थीटा है, किधर sin थीटा आएगा, किधर cos थीटा आएगा? P और P तो दोनों तरफ है, एक तरफ sin थीटा लिखना है, एक तरफ cos थीटा लिखना है, लेकिन किधर cos थीटा लिखेंगे, किधर sin थीटा? तो याद रखना, जिधर साइड में एंगल हो उधर साइड में cos थीटा। अब ध्यान से देखिए, इधर साइड में एंगल है, इधर रहेगा cos थीटा, इधर साइड में एंगल नहीं है, इधर रहेगा sin थीटा। ओके, तो ये थीटा ऊपर दिया था तो cos थीटा ये रहेगा, यहां इधर साइड में क्या रहेगा? P sin थीटा रहेगा। तो P को हमने 2 भागों में विभाजित किया है, P cos थीटा में और P sin थीटा में। इसी प्रकार हम ये मान रहे हैं कि इसका द्विध्रुव आघूर्ण P है, इसको भी हम 2 भागों में विभाजित करेंगे। एक तो भाग ये होगा, ठीक है, एक भाग ये होगा इस तरह से देखिए, और दूसरा भाग क्या होगा? इस तरह से होगा। ओके, ये होगा हमारा। तो ये वाला कौन सा होगा? इधर साइड में एंगल है तो इसका मतलब हुआ ये है P cos थीटा, और ये वाला कौन सा होगा? P sin थीटा। मतलब कहने का ये है P cos थीटा और P sin थीटा। अब आप सोचिए, अगर P था तो P क्या था? AB का द्विध्रुव आघूर्ण था P, और ये जो P cos थीटा है ये किसका द्विध्रुव आघूर्ण है? तो ये द्विध्रुव आघूर्ण हुआ इसका हम एक द्विध्रुव बना देते हैं। मान लिया ये एक द्विध्रुव बन गया और इसका द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो क्या है? P cos थीटा है, ठीक है। और ये P sin थीटा किसका द्विध्रुव आघूर्ण है? तो हम ऐसे मान सकते हैं कि ये एक वैद्युत ध्रुव है, इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है P sin थीटा है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो वैद्युत ध्रुव AB था, इस वैद्युत ध्रुव AB को ही हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। एक बना दिया है A डैश B डैश और एक बना दिया है A डबल डैश B डबल डैश, ऐसे कह सकते हैं हम, ठीक है। अब हम AB को 2 भागों में विभाजित कर चुके हैं, तो जो हमारे दोनों वियोजित भाग हैं इन पर ध्यान देंगे, इस वाले AB पर ध्यान नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इसी से हमने ये द्विध्रुव आघूर्ण दोनों बना लिए, ठीक है। तो अब यहां बिंदु P पर जो वैद्युत विभव उत्पन्न होगा वो इस वाले द्विध्रुव के कारण उत्पन्न होगा, A डैश B डैश के कारण कुछ उत्पन्न होगा और कुछ A डबल डैश B डबल डैश के कारण उत्पन्न होगा। दोनों के कारण जितना वैद्युत विभव उत्पन्न होगा दोनों को जोड़ लेंगे तो कुल वैद्युत विभव हमारा पता चल जाएगा। ओके, तो इतना हमें दिमाग में रखना है। यहां पर अभी तक हमने क्या बताया आपको समझिए, आप एक बार दोबारा समझे, ठीक है। मैंने क्या बताया? एक वैद्युत ध्रुव AB था, माइनस क्यू आवेश था, प्लस क्यू आवेश था, मध्य बिंदु O था। मध्य बिंदु O से ना तो अक्षीय स्थिति में ना ही निरक्षीय स्थिति में, अन्य किसी भी बिंदु पर, मान लिया थीटा अंश के कोण पर R दूरी पर एक बिंदु P था। यहां पर हमें वैद्युत विभव प्राप्त करना है। इसके लिए हमने क्या किया है? AB के वैद्युत ध्रुव आघूर्ण P को 2 भागों में विभाजित कर लिया है, P cos थीटा और P sin थीटा। P cos थीटा A डैश B डैश का द्विध्रुव आघूर्ण है, P sin थीटा A डबल डैश B डबल डैश का द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है। इतना तो हमें पता चल चुका है। अब हम AB को भूल करके A डबल डैश B डबल डैश और AB इन दोनों पर ही केवल ध्यान देंगे, क्योंकि मैंने इस P को 2 भागों में डिवाइड किया है, P cos थीटा और P sin थीटा।
P से ही दोनों बना लिए हैं, तो अब P को छोड़ करके P cos थीटा और P sin थीटा पर केवल ध्यान देना है, ठीक है। तो अब देखते हैं बिंदु P पर वैद्युत विभव जो उत्पन्न होगा वो वैद्युत विभव कितना होगा। तो बिंदु P पर जो वैद्युत विभव उत्पन्न होगा लिख देते हैं बिंदु P पर वैद्युत विभव, ओके। बिंदु P पर जो वैद्युत विभव होगा V जिसे कहेंगे वो क्या होगा, V बराबर क्या होगा, कुछ इस वाले द्विध्रुव के कारण होगा और कुछ इस वाले द्विध्रुव के कारण होगा। अब कह दो AB के कारण क्यों नहीं होगा, AB को ही तो दो भागों में बांटा है मैंने, A डैश B डैश में और A डबल डैश B डबल डैश में, मतलब A डैश B डैश और A डबल डैश B डबल डैश का जो परिणामी होगा वही AB का मान होगा। मतलब इन दोनों को जोड़ लें, A डैश B डैश का विभव और A डबल डैश B डबल डैश का विभव, इन दोनों का जोड़ ही AB का विभव होगा बिंदु P पर, समझ रहे ना। तो ये बात को फील करिए, मतलब कुल बिंदु P पर वैद्युत विभव जो होगा वो वैद्युत विभव किसके कारण होगा, एक तो A डैश B डैश के कारण होगा, A डैश B डैश के कारण विभव, प्लस A डबल डैश B डबल डैश के कारण विभव होगा, A डबल डैश B डबल डैश के कारण विभव होगा। मतलब इन दोनों विभवों को अगर हम जोड़ लें तो AB का परिणामी विभव बिंदु P पर आ जाएगा, क्योंकि हमने AB को दो भागों में बांट लिया है। तो A डैश B डैश के कारण बिंदु P पर विभव और A डबल डैश B डबल डैश के कारण बिंदु P पर विभव जो भी होगा दोनों को जोड़ लेंगे, वही AB के कारण विभव टोटल हो जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, बिंदु P पर वैद्युत विभव जो होगा वो क्या हो जाएगा, V बराबर V A डैश B डैश के कारण और V A डबल डैश B डबल डैश के कारण। अब ध्यान से ये देखना है कि A डैश B डैश कहाँ है, तो A डैश B डैश ये है। अगर A डैश B डैश इस तरह से है, ठीक है, द्विध्रुव, और इसके इधर साइड में बिंदु P दिख रहा है आपको, ध्यान से देखिए A डैश B डैश ऐसे ही तो है, A डैश B डैश, और यहां पर बिंदु P है, इसका मतलब है A डैश B डैश के अक्ष में बिंदु P पड़ रहा है। जैसे अगर हम यहां पर बात करें, द्विध्रुव इस तरह से होता था तो इसका अक्ष ये होता था, द्विध्रुव इस तरह से है तो इसका अक्ष ये होगा। तो सिंपल सी बात है, A डैश B डैश अगर है तो इसके अक्ष में बिंदु P है, अर्थात हम कह सकते हैं A डैश B डैश के अक्ष में बिंदु P है, ठीक है। अब A डबल डैश B डबल डैश A डैश B डैश के अक्ष में है तो इसके लिए अक्षीय स्थिति वाला फॉर्मूला लगेगा बच्चा, ठीक है, अक्षीय स्थिति वाला फॉर्मूला लगेगा। अब A डबल डैश B डबल डैश की बात करिए, A डबल डैश B डबल डैश ये किस तरह से है, ये है इस तरह से रखा हुआ है, A डबल डैश और B डबल डैश, और इसके इधर साइड में बिंदु P पड़ रहा है, इधर साइड में ऐसे, यहां पर बिंदु P है। देखिए ये द्विध्रुव रखा है और इसके बिल्कुल इस तरह से बिंदु P है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसके निरक्ष में बिंदु P है। भाई निरक्ष क्या होता है, जैसे ये द्विध्रुव रखा हुआ है तो इसका निरक्ष ये होता था, अब द्विध्रुव ऐसे रखा है तो इसका निरक्ष ये होगा, तो अर्थात द्विध्रुव अगर ये रखा है तो इसका निरक्ष ये है। हम कह सकते हैं कि A डबल डैश B डबल डैश के निरक्षीय स्थिति में बिंदु P है, अर्थात इसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो निरक्षीय स्थिति वाला लगेगा। ओके, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब हम आगे चलते हैं, ये आपको समझाने के लिए केवल ये टेढ़े मेढ़े लाइनें खींची थी मैंने, कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये आपको याद रखना है, ठीक है, अब ये मिटाते नहीं है। तो ये हमें पता है, इस पर अक्षीय स्थिति वाला फॉर्मूला और इस पर निरक्षीय स्थिति वाला फॉर्मूला लगाना है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो V बराबर क्या हो जाएगा, V A डैश B डैश, अक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता था, तो हमें पता है V बराबर KP अपन R स्क्वायर होता था। तो यहां पर लिखेंगे K और यहां पर लिखेंगे P, लेकिन वहां पर P है लेकिन यहां पर P नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहां पर P इसलिए था क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण P होता था, लेकिन यहां पर जो द्विध्रुव आघूर्ण है A डैश B डैश का वो P नहीं है बल्कि P cos थीटा है। तो P की जगह पर P ना लिख करके P cos थीटा लिखना पड़ेगा हमें, समझ रहे ना। मतलब मैंने क्या बताया, फार्मूला तो होता है KP अपान R स्क्वायर, मैं यहां पर KP अपान R स्क्वायर लिख देता, लेकिन अगर द्विध्रुव आघूर्ण P होता तो KP अपान R स्क्वायर लिख देता। लेकिन यहां पर द्विध्रुव आघूर्ण A डैश B डैश का क्या है, A डैश B डैश का जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो P नहीं है बल्कि P cos थीटा है। तो जहां पर P है वहां पर P cos थीटा लिखना होगा। तो मैंने लिखा KP cos थीटा अपान R स्क्वायर, क्योंकि दूरी कितनी थी, R थी, तो R स्क्वायर। ओके, इतना हो गया ना, ये हो गया। प्लस लगाइए,
निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, तो मैंने बताया था अभी अभी कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का जो फॉर्मूला होता है वो नहीं होता है, जीरो होता है। निरक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होता है, शून्य होता है। तो ये तो हमारा हो गया शून्य। ओके, क्लियर है, इतना क्लियर, ठीक है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि v का फॉर्मूला क्या बचा, केवल kp cos थीटा अपान r स्क्वायर। kp cos थीटा अपान r स्क्वायर ये फॉर्मूला किसका है, किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव का फॉर्मूला है। मतलब है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव का फॉर्मूला हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, और इसकी सहायता से, इस फॉर्मूले की सहायता से अक्षीय और निरक्षीय दोनों ज्ञात कर सकते हैं। अब यहां पर अगर हम अक्षीय की बात करेंगे, मतलब इस साइड में बात करेंगे, इस साइड में कोई बिंदु होगा तो उस समय थीटा जो होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि अक्ष में थीटा क्या हो जाएगा, जीरो। निरक्ष में अगर जाएंगे, मान लिए इस तरफ जाएंगे तो थीटा 90 हो जाएगा। तो जब हम थीटा जीरो कर देंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, देखिए अक्षीय स्थिति के लिए अगर हम कहें, अक्षीय स्थिति, ओके, अक्षीय स्थिति के लिए थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। और जब जीरो रख देंगे तो v बराबर kp cos जीरो, cos जीरो का मान होता है 1, उससे कोई लेना देना रहेगा नहीं, तो kp अपान आर स्क्वायर, यही तो होता है अच्छी स्थिति का, kp अपान आर स्क्वायर। cos जीरो का मान 1 होता है, तो ये हो गया। अगर हम निरक्षीय की बात कहें, यहीं से निरक्षीय की बात कहें तो क्या हो जाएगा, निरक्षीय स्थिति के लिए सिंपल सी बात है, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल द्विध्रुव ऐसे होता है, तो यहां पर बिंदु P होता है 90 अंश पर, ठीक है। तो निरक्षीय स्थिति में थीटा 90 हो जाएगा, इसलिए v बराबर kp cos 90, और cos 90 का मान तो हो जाएगा 0 अपान में आर स्क्वायर, और जब 0 से गुणा कर देंगे पूरा 0 हो जाएगा। मतलब निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होता है, 0। अच्छी स्थिति का फॉर्मूला है kp अपान आर स्क्वायर, और किसी भी बिंदु पर कहे 30 अंश पर, 60 अंश पर, तो याद रखना v बराबर kp cos थीटा अपान आर स्क्वायर। ये है व्यापक फार्मूला, किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव का फार्मूला हम ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात कर लिया है। फॉर्मूला क्या है, v बराबर kp cos थीटा अपान आर स्क्वायर। बहुत ही ईजी है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। अगर एक बार में समझ में नहीं आया है तो हो सकता है आपको ना आया हो, ठीक है, तो आप एक बार दोबारा इसे देख लीजिए, इस वीडियो को 100% आपको आ जाएगा, ठीक है। तो आप जल्दी से रिपीट करिए, इस वीडियो को जरूर देखिए, शुरुआत से अंत तक दोबारा देख लीजिए, आपको 100% क्लियर हो जाएगा। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके जो पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं उससे मुझे बहुत एनर्जी मिलती है, और उसी के कारण मैं आप लोगों के सामने आता रहता हूं अच्छे वीडियोस लेकर के, मतलब अच्छे टॉपिक लेकर के आता रहता हूं, ठीक है। तो लगभग हम लोग पूरी फिजिक्स कंप्लीट ही कर चुके हैं, ठीक है। तो आप में से किसी भी बच्चे ने अगर वीडियोस नहीं देखे हैं, कोई भी लेसन आप पढ़ना चाहते हैं, तो उस लेसन का नाम लिखिए, या फिर लेसन नंबर 4, लेसन नंबर 5 लिखिए और बाय आर्या कोचिंग डाल दीजिए, तो डेफिनेटली आप हमारी प्लेलिस्ट पा जाएंगे। वहां पर प्लेलिस्ट में आपको सीरियल से सारे के सारे टॉपिक वाइज वीडियोस मिल जाते हैं, आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देख सकते हैं कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सरलता से आप लोगों ने ये मेरे ख्याल से कर पाया होगा। आप लोग अपने आप करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अपने आप जब तक नहीं करते हैं ना स्टूडेंट, तब तक उनको समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ, ओके। अपने आप करने की कोशिश करिए, जब आप अपने आप कर पाएंगे तब आपको बहुत ही खुशी होगी, ठीक है। मैंने कर दिया, आपको समझ में आया, अच्छी बात है, लेकिन इसी जब आप समझ गए हैं तो इसको आप अपने आप दोबारा करके देखें, ठीक है। तब आपको देखिए कितनी अच्छी फीलिंग आती है अंदर से, ठीक है। तो वो अच्छी वाली फीलिंग जो है उसको बाहर लाइए, ठीक है। तो चलो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, लेकिन अगली वीडियोस में हम लोग लेके आएंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय।